नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं और अब वक्त है देश प्रदेश की 6 बड़ी खबरों का। पहले आपको 6 बजे की 6 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं, 6 बड़ी खबरें दिखाते हैं जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। 6 बजे की 6 बड़ी खबरें जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2000 के नोट बंद होने पर बयान दिया और कहा कि भ्रष्टाचार नहीं चाहते, भ्रष्टाचारी जो है वो नहीं चाहते कि 2000 का नोट बंद हो। हमारी पार्टी कर्नाटक हार की समीक्षा कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी नगर निकाय में बंपर सफलता मिली। तो लोनी में अस्पताल का उद्घाटन यहां पे किया गया और 13 जून को मुख्तार पर गाज गिरेगी। आज सुनवाई टल गई, अब 13 जून को सुनवाई होगी। तो 6 बजे की 6 बड़ी खबरें जिस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। पहली खबर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी है, जहां वो बुलंदशहर पहुंचे और जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2000 के नोट बंद होने पे बयान दिया और कहा कि भ्रष्टाचारी नहीं चाहते कि 2000 का नोट बंद हो। हमारी पार्टी कर्नाटक हार की समीक्षा कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी नगर निकाय में बंपर सफलता मिली और आगामी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। इसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 2000 की जो नोटें हैं, कल रिजर्व बैंक के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का संकल्प है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और उस कदम के क्रम में 2000 की अब नई नोटों को छापा नहीं जाएगा। अगला चुनाव जो हमारा है वो 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में जैसे हमें उम्मीद थी कि हम सभी 17 नगर निगमों में जीतेंगे और नगर निकाय के चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस को पछाड़ेंगे, और उसके लिए जनता ने समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और उसमें हम लोग कामयाब हुए। वैसे ही 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की देश में फिर से सरकार बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा गठबंधन के साथ जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोग प्रयासरत हैं। और हमें विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से देगा, देश भी देगा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आपको बता रहे हैं। और न्यूज़ वन इंडिया ने समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल से खास बात की। इस दौरान पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। दल के अध्यक्ष और सपा की विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या मामला हो गया जो आज आपने विधान भवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, विधान भवन के आने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये वो प्रतीक है इस प्रदेश की जनता का, उनकी शक्ति का और उनके सत्ता का। और यहाँ पर ला करके हमने सिर्फ ये बताने का काम किया है कि बनारस में, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में ही एक गुजराती गिरोह एक्टिव है जो यहाँ के लोगों का धन, साधन, संसाधन, उन्नति, अवसर सब पे लूट कर रहा है षड्यंत्र के तहत। और हद तब हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और बनारस में पहुंच करके ऐसे गुजराती गिरोह को बैठाल करके उनके एजेंट के रूप में कमिश्नर को बैठा रहा है, जो वहां पर नहा के लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, महिलाओं का पीड़न हो रहा है, लोगों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको जेल में ठूंसा जा रहा है, अमानवीय व्यवहार हो रहा है। तो हम चाहते हैं 48 घंटे के अंदर उन किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए, अन्यथा आंदोलन और बड़ा। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कितने वो किसान हैं और कौन वो एजेंट है जिनके बारे में आप बात कर रही हैं? देखिए, 1194 परिवार हैं किसानों को जो इससे इफेक्ट हुए हैं और उसमें से 11 लोग अभी जेल में हैं। और गुजराती गिरोह वो है जो लगातार उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूटने का काम कर रहा है। देखा आपने, हमारे साथ पल्लवी पटेल जी थी और उनका साफ तौर पर कहना है जिन किसानों के साथ में ज्यादती हो रही है उनके खिलाफ लगातार सरकार एक्शन ले, वरना पल्लवी पटेल जो है वो लगातार जो है इस बात को रखती रहेंगी। जिस तरीके से उन्होंने आज विधान भवन के बाहर उन किसानों का मुद्दा रखा है और लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक गाजियाबाद के लोनी पहुंचे, जहां करीब 10 करोड़ की लागत से तैयार 50 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी यहां पर मौजूद रहे। तो लोनी में 50 बेड के अस्पताल का उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने इसका उद्घाटन किया। 10 करोड़ की लागत से यह अस्पताल तैयार हुआ है। और यहाँ पे जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे, नंदकिशोर गुर्जर भी यहाँ पे मौजूद रहे।
और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से न्यूज वन इंडिया ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। लोनी अस्पताल का लोकार्पण किया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत बधाइयाँ लोनी के सभी लोगों को, बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, इस अस्पताल से कितने लोगों को फायदा पहुंचने वाला है? देखिए, जितने भी मरीज आएंगे सभी को हम उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। सर, अक्सर देखा गया कि अस्पतालों के बाहर भी लोग दवाइयां खरीदने चले जाते हैं। नहीं, अब बिल्कुल नहीं, इसमें मना कर दिया, एक टिकिया भी बाहर से नहीं लाएगा कोई। लोनी के अलावा गाजियाबाद में और भी अस्पताल और उसको बेहतर किस तरीके से बेहतर करेंगे, पूरे बेहतर से बेहतर करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और अस्पताल के उद्घाटन के दौरान मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से भी हमने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह जी हैं। सर, आज एक अस्पताल की सौगात मिली है, किस तरीके से गाजियाबाद के लोगों को, खासतौर पे लोग ये काफी दिनों से इसके ऊपर काम चल रहा था। आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। कई हमारी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सके। बीच के अंदर कुछ समस्याएं थी, इक्विपमेंट की समस्या थी, स्टाफ की समस्या थी, अब वो दूर हो रही हैं। कुछ अभी भी हैं जिसके लिए ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि उसको दूर कराएं। और भी गाजियाबाद में सर अस्पताल है, उसको बेहतरी के लिए बहुत सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे बनती जाएंगी आपको बताते हैं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी अनीस के साथ। और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे पर शिकंजा कस रहा है। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमर अंसारी के खिलाफ जारी किया है गैर जमानती वारंट, और 2 मामलों में कोर्ट ने यह गैर जमानती वारंट जारी किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुए आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। और आज कोर्ट में विधायक अब्बास अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। वारंट के बाद भी उमर अंसारी नहीं हुआ पेश। मामले में अब 2 जून को अगली सुनवाई होगी। तो वारंट के बाद भी उमर अंसारी पेश नहीं हुआ और मामले में अब 2 जून को अगली सुनवाई होगी। तो माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे पर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है। और मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमर अंसारी के खिलाफ जारी किया है गैर जमानती वारंट। 2 मामलों में कोर्ट ने यह वारंट जारी किया। और एमपी एमएलए कोर्ट ने उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 2 मामलों में कोर्ट ने वारंट जारी किया। विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुए आचार संहिता के उल्लंघन के 2 मामलों में वारंट जारी किया गया, उसके बावजूद भी वो पेश नहीं हुआ। तो एसके वाजपेयी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी, उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है, बावजूद इसके वो आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पर क्योंकि हम देखें तो यूपी पुलिस की कार्रवाई से लगातार माफियाओं में हड़कंप मचा है। अतीक अहमद के परिवार के बाद अब लगातार माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां पिछले 18 साल से लगातार मुख्तार अंसारी जेल काट रहा है, वहीं उसके बेटे उमर और साथ ही साथ अब्बास अंसारी की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि आज आदर्श संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में दोनों भाइयों की पेशी थी, जिसमें अब्बास अंसारी को यूपी पुलिस की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उसका भाई उमर इस दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जबकि पहले से ही उसके खिलाफ वारंट जारी था। हालांकि अब एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 जून नई तारीख लगाई है और यूपी पुलिस को नॉन अवेलेबल वारंट मतलब गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और कहा है कि 2 तारीख को उसको कोर्ट में पेश किया जाए। ये मामला 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान है, जब बिना अनुमति के जुलूस निकालने और साथ ही साथ बिना अनुमति के रोड शो करने से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि लगातार हम कहें कि पुलिस अपनी तेज पैरवी के जरिए इन मामलों में कार्रवाई कराने में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि 2 तारीख की सुनवाई में किस तरीके से उमर को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर पेश करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी जानकारी के लिए। तो मुख्तार के छोटे बेटे पर भी अब प्रशासन का पुलिस का शिकंजा कस रहा है। और खबर गाजीपुर से है, जहां जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज गैंगस्टर मुकदमे में फैसला आना था, जो टल गया है और अब यह फैसला 13 जून को आएगा। 14 साल पहले यानी 2009 में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन द्वारा हत्या के प्रयास के इस मामले के आधार पर मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। और गैंगस्टर एक्ट का यह केस गाजीपुर के करंडा थाने और मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में बीते 6 मई को भी सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की थी, जिस पर फैसला आना था, लेकिन अब यह फैसला आगामी 13 जून को आएगा। इसकी पुष्टि मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने की है।
मुकदमा जो है 2010 में गैंगस्टर एक्ट का थाना करंडा में कायम हुआ था, जिसमें मुख्तार अंसारी एक सोनू यादव है, 2 मुलजिम है। तो उसमें जो है बैंक चार्ट में 2 मुकदमे दिखाए गए थे, एक करंडा थाने का था, एक मोहम्मदाबाद का। दोनों मुकदमे में एक्विटल हो चुका है। तो उस मुकदमे में, गैंगस्टर के मुकदमे में आज डेट लगी थी और आज निर्णय नहीं हो सका है और अगली तिथि जो है 13 जून 2023 नियत की गई है माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा। और 2000 के नोट सर्कुलेशन के आदेश के बाद से ही उन लोगों में हलचल मच गई है जिनके पास नोट हैं। 2000 के नोट बंद होने के बाद व्यापारियों और आम जनता में इसका क्या असर हुआ और वो लोग इस फैसले का कैसे इसको देख रहे हैं, उनसे बात की न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने। उन्हें सुनते हैं क्या कुछ कहना है लोगों का। आरबीआई की गाइडलाइन ठीक है। अधिकतर 2000 की मुद्रा ब्लैक मनी के रूप में लोगों की तिजोरियों में जमा हो गई थी। जो ऐसे लोग थे जो उन्होंने अपना 2 नंबर का पैसा इसमें बंद कर लिया था, तो उसे बाहर निकालने का ये ठीक तरीका है। जब आरबीआई ने वो स्टार्ट किया था उसके बाद भी वो प्रचलन में कम आया, क्योंकि लोगों के पास 2000 का नोट जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है और ये 2000 के नोट ज़्यादातर जो ब्लैक मनी रखते हैं उन लोगों के पास काफ़ी संख्या में है। तो जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है ये संतुष्ट है। फैसला तो आरबीआई का बहुत ही सराहनीय है और दूसरी चीज़ ये कि आम जनमानस पे इस पर ना के मात्र फ़र्क पड़ेगा। इसका कारण है क्योंकि आम जनता के लिए तो ये पहले से ही बंद था, क्योंकि आपने देखा होगा ये सर्कुलेशन में 2000 का नोट बहुत ही कम दिखता था। तो मेरा मानना है कि आम जनता पे इसका ना के बराबर फ़र्क पड़ेगा। पहले तो 2000 का नोट लाना ही यहाँ पर गलत था, क्योंकि लोग कहते थे 1000 का जब नोट चलता था तो कहते थे कि उससे बड़ा काला धन जो है छुपा के रखे हैं लोग। 2000 में काला धन नहीं छुप पाएगा, काला धन 2000 से दुगना छुप गया। और वो काला धन आम आदमी के पास नहीं है, वो गरीब के पास नहीं है, नेता के पास है। नेता अब इसमें नेता परेशान होंगे, आम आदमी नहीं परेशान होगा। आम आदमी के पास देखे, मैं खुद 1 साल से नहीं देखा हूँ कि वो नोट गांधी जी उस पर छपे हैं कि उड़ गए, आप समझिए। क्योंकि पहले जब मैंने एक बार देखा था उसमें गांधी जी थे, लेकिन पता नहीं अब गांधी जी हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो आम मध्यम वर्गीय नोट नहीं देखा है 2000 का, लेकिन बड़े बड़े नेता जो होंगे उन्होंने देखा है, काला धन उनके पास है। और जो व्यापारी हैं, व्यापारी को कोई टेंशन नहीं है। 2000 की नोट की अगर बात करें तो एक तरह से जो नोटबंदी सरकार ने की थी, प्रधानमंत्री की घोषणा हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक ने की है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। 2000 के नोटों को पाबंदी लगाई गई, वो भी 30 सितंबर तक का समय, कोई लिमिट नहीं है, बैंक में आप जमा कर सकते हैं। और इसके पीछे वजह यही दिखती है और कहा भी जाता है कि जो चलन में है वही मुद्रा है। ये बहुत बढ़िया जो भी ये नियम बन रहा है या बनने जा रहा है या बनने का प्रयास है, जो भी निर्णय लिया गया है बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है और इसको पहले ही कर देना चाहिए। देखिए क्योंकि ये जो 2000 के नोट है देखे हुए लगते हैं कई महीने हो गए, कई महीने क्या हमको लगते हैं साल हो गए मुझे भी देखे हुए, परंतु जो निर्णय है वो बिल्कुल सराहनीय है। इसको आगे ही पहले ही कर लेना चाहिएगा। सरकार का निर्णय है और सरकार जो निर्णय ली है होगी वो कुछ सोच समझ कर ही निर्णय ली होगी। अगर 2000 की नोट पे वो रोक लगा रहे हैं तो ये सरकार की है मंशा और जो पाबंदी वो लगा रहे हैं नोट पे, ये सरकार ही इसका जवाब दे सकती है। सरकार का निर्णय सही है या गलत है ये तो अलग का विषय है, लेकिन इससे परेशानी किसको होगी? इससे परेशानी मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ी होगी। नोट उनके पास है नहीं, 2000 का नोट देखे हुए लोगों को 2-2 साल हो गया है और ये नोट सारे डंप जो है व्यापारियों के पास है, नेताओं के पास है, तो नोट तो वहाँ से निकलेगा। तो परेशानी किस चीज़ की होगी? करें, बंद करें। ये पहली बार एक बार बंद हुआ 1500 नोट जनता के मार, अब ये दूसरी बार फिर जनता क्या करेगी? इतनी महंगाई, एक तो ऐसे ही नोट बंद क्या झेलेगी इसको जनता? इससे फायदा क्या होगा जनता को? घंटों बैंक में लाइन लगाओ, उसके बाद 2-2, 3-3 घंटे आदमी लाइन में लगे रहे, उसके बाद बैंक काउंटर बंद हो जाता है, कितनी मेहनत से तो आदमी इकट्ठा करके रखता है, उसके बाद में घंटों लाइन में लगे, पैसे निकलते नहीं बैंक से। बिल्कुल सही फैसला है। गरीब जनता के पास 2000 नोट आएगा कहाँ से? महीनों हो गया हम खुद नहीं देखे तो दूसरे को क्या बताएंगे? विपक्ष का काम ही है, रूलिंग पार्टी पे विपक्ष तो वैसे ही हमलावर रहती है, वो कोई भी फैसला लेगी। आगे के जो आगामी फैसले उनको भी देख लो, 3 तलाक, हलाला, दुनिया वगैरह का इतना चलता है, तो सब में तो विपक्ष वैसे भी
हंगामा करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनसे केवल बड़े पूंजीपतियों का फायदा है। गरीब आदमी के पास 2000 का नोट आएगा कहाँ से? उसकी सैलरी नहीं है 2000 का नोट की। डिजिटल वाला फैसला बहुत बढ़िया सरकार। हाँ, बहुत राहत है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां आए दिन विवादों के जरिए सुर्खियों में रहने वाली जिले की पुलिस एक बार फिर फर्जी मुकदमा लिखने और रुपए लेकर छोड़ने का आरोप लगा है पुलिस पे। बता दें कि पुलिस कार्रवाई की जद में आई खजूरी गांव की एक बुजुर्ग महिला के इकलौते बेटे को मालीपुर थाने की पुलिस उठा ले गई। बुजुर्ग महिला ने बताया कि बेटे को छुड़ाने के लिए पुलिस को 300 रुपये और आधार कार्ड लेने के लिए 200 रुपये दिए। इसके साथ ही बुजुर्ग महिला ने कहा कि पुलिस फर्जी मुकदमे दर्ज करके परेशान कर रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्राम प्रधान समेत दर्जनों महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। अब वह दारू के बारे में लग गए हैं, लड़का हमारे परेशान बा, हम देखा तो परेशानी। सर, हमारे यहाँ के एक अनिल राजभर नाम का एक लड़का है, शाम को घर पे अपनी माँ के लिए खाना बना के घर से बाहर निकला। वहाँ तिराहे पे एक खीरे की दुकान थी, वहाँ पे वो खीरा खरीदने के लिए रुका। तब तक पुलिस, मालीपुर थाने की पुलिस गाड़ी आई और वहाँ से लोग इधर उधर भागने लगे, तो वो भी थोड़ा इधर उधर हुआ, तो उसको पकड़ के बिठा ले अपने। पुलिस के जिसे हम सबका इंसाफ ये चाहिए, वो सब बहुत गलत काम कर रहे थे पुलिस लोग। जैसे जो गलत यही कर रहे हैं कि जो नहीं पी खा रहा उनको भी दौड़ा के पकड़ रहे हैं, और जो सही सही चोर उन्हें पकड़ भी नहीं रही है। और उस मौके जिस समय इस लड़के के ले गए पकड़ के, अब वह और अब गैंगस्टरों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। गैंगस्टरों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। गाजियाबाद से खबर है, जहां हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर के मकान पे बुलडोजर चलेगा और गैंगस्टर शेखर चौधरी और ब्रिजेश के मकान पे प्रशासन का पीला पंजा चलेगा। मोदी नगर में बनाए गए अस्पताल और जिम पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा और जांच में अवैध पाया गया अस्पताल और जिम का निर्माण, अवैध धन से अर्जित ये इमारत जिसे अब गिराया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने गैंगस्टरों की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे। तो हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टरों के मकानों पर अब प्रशासन का पीला पंजा चलेगा। गैंगस्टर शेखर चौधरी और ब्रिजेश के मकान पर बुलडोजर चलेगा। मोदी नगर में बनाए गए अस्पताल और जिम पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। जांच में अवैध पाया गया अस्पताल और जिम का निर्माण, यानी अवैध तरीके से निर्माण किया गया था और अवैध धंधों से अर्जित धन से ये इमारतें बनाई गई थी, जिनको अब गिराया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। तो मोदी नगर में बनाए गए अस्पताल को भी पूरी गिराने की तैयारी है, जो कि अवैध तरीके से बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने कांग्रेस को लेकर एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर राजेश्वर सिंह ने लिखा कि शर्मनाक, परिवारवाद से ग्रसित कांग्रेस पार्टी की परिभाषा कभी नहीं बदल सकती। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने बेटे को ही मंत्री बना दिया। वाह, यह है गांधी परिवार। यह ट्वीट है, शर्मनाक, परिवारवाद से ग्रसित कांग्रेस पार्टी की परिभाषा कभी नहीं बदल सकती। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने बेटे को ही मंत्री बना दिया। वाह, यह है गांधी परिवार के परिवारवाद की असलियत। तो राजेश्वर सिंह का यह ट्वीट, जिसमें वो कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने लिखा कि कैसे परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह परिवारवाद की असलियत है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया। और खबर नोएडा से है, जहां नाबालिग मासूम के साथ डिजिटल रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। थाना फेज 2 पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और नया गांव स्थित किराए के घर में यह परिवार रहता था। टॉफी खिलाने के बहाने ये साथ ले गया था और उसके साथ डिजिटल रेप किया गया था।
और इस आरोपी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहला फुसला के बच्ची को ये ले गया था नोएडा से खबर, जहां नाबालिग मासूम के साथ ये रेप का मामला और डिजिटल रेप करने वाला आरोपी जो है उससे गिरफ्तार किया गया है। थाना फेज 2 पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो नया गांव स्थित किराए के घर में एक परिवार रहता था और छोटी बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने ये साथ लेकर गया था और नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत करने की कोशिश की थी। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो टॉफी दिलाने के बहाने ये बच्ची को साथ ले गया था। निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, बच्ची के साथ जिसने डिजिटल तरीके से रेप किया था उसको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी। देखिए, पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। जिस तरीके से देखा जाए 5 साल की बच्ची के साथ डिजिटल तरीके से रेप किया गया और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ना चाहा तो आरोपी फरार हो गया। हालांकि पुलिस के हाथ ये सफलता लगी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अब न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत जानकारी के लिए। तो ये शख्स जो है इसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।